हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हमारा शुरू हो रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, हम जो बात करेंगे आज, चर्चा करेंगे, वो क्या होगा। एक तो इंट्रोडक्शन, भाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं, क्या होती है। मेरा ऐसा मानना है, लगभग जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं सभी को मालूम होगा। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मेन पार्ट्स इसके आगे लगा दो ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मेथड टू सेल्फ स्टार्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है ना। तो हम करते हैं बात पहले इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो सिंगल फेज है। अब जिनको मालूम है वो ये मत कहना सर ये क्या बताने वाली बात है। ठीक है, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है ये सिंगल फेज होती है, और इंडस्ट्रीज के अंदर या कुछ घरों में भी थ्री फेज सप्लाई लेते हैं, जो बड़े घर होते हैं अमीरों के, क्योंकि उनके यहाँ भी जो मोटर होती है वो थ्री फेज की होती है। थ्री फेज से बेनिफिट हमें ये होता है कि जो उसका बिजली का बिल है वो बहुत कम आता है, क्योंकि वो बहुत ही कम यूनिट लेती है। क्योंकि जो मोटर है, जितने भी इंडक्शन मोटर हैं, ये क्या है, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड बहुत कम एनर्जी लेता है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी लेता है वो है रजिस्टिव लोड। एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ, रजिस्टेंस भी हर एक में होता है। हर जो कॉइल होती है उसमें भी रेजिस्टेंस होता है। बट मैं आपको बता दूं ताकि आप समझ जाएं, जैसे घरों में सर्दी के मौसम में हीटर जलाते हैं आप, वो रजिस्टिव लोड है। कुछ लोग खाना पकाने के लिए हीटर जलाते हैं। देखिए, जो इंडक्शन चूल्हा उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जैसे इंडक्शन टॉप बोलते हैं। जो हीटर होते हैं वास्तव में जो एलिमेंट लगा होता है, या घरों में जो पहले लगते थे 100 वाट के बल्ब, 40 वाट के, 20 वाट के, इस तरह से, वो सारे रजिस्टिव लोड हैं। ओके, ये क्लियर होगी ना बात। तो क्योंकि इंडक्टिव लोड है इसलिए इसका बिल कम आता है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो सिंगल फेज तो पता लग गया आपको कि भाई एक फेज है। अब आप ये मत कहना उसमें दो तार होते हैं। बेटा, दो तार होते जरूर है, फेज एक ही होता है, एक न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जब तक इनका सर्किट पूरा नहीं होगा आपका लोड एक्टिव नहीं हो सकता। लोड काम ही नहीं करेगा, ना बल्ब जलेगा, ना टीवी चलेगा, ना वॉशिंग मशीन चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। सर्किट पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। ठीक है, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बताऊंगा किसी दिन इसका क्या वजह क्या है, न्यूट्रल का रोल होता क्या है बेसिकली। सबको पता है न्यूट्रल को छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, उसमें बिजली नहीं होती। सही बात है, लेकिन कभी कभी वो बैक करंट आकर के झटका मार भी देता है, क्योंकि वो बैक करंट होता है। न्यूट्रल बहुत जरूरी है, सिंगल फेज से कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन जो हमने अब तक स्टडी की थी वो किस पे की थी, थ्री फेज। सिंगल की बजाय क्या था, थ्री फेज इंडक्शन मोटर थी। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कोई न्यूट्रल नहीं होता, तीनों फेज होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं R/D से। ठीक है, ये कलर के हिसाब से इनके नाम रखे हुए हैं, और सबसे बढ़िया बात ये है, ये कलर कोड जो है इंटरनेशनल है। हर किसी भी कंट्री में जाओगे RYB ही मानते हैं। ठीक है, सीक्वेंस भी ये रहता है RYB, रेड, येलो एंड ब्लू। सिर्फ इनका नामकरण है, कोई इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो अब तो सिंगल फेज का इंट्रोडक्शन। अब सिंगल फेज जो इंट्रोडक्शन है, एक बात और रह गई है कि जब थ्री फेज की मोटर हम चलाते हैं तो आप स्टार्टर ऑन करो, मोटर चल पड़ती है। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है। ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं,
वो मैं आगे बताऊंगा। तो तीसरे नंबर पे है मेथड टू सेल्फ स्टार्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें हम आएंगे अभी। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। और अब आता है उसका मेन पार्ट। मेन पार्ट बहुत सिंपल है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, जानते हैं, तो मुझे भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें मेन पार्ट क्या है, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपने पढ़ा होगा स्टेटर रोटर। तो गाइस इसमें भी दो पार्ट तो मेन है, एक स्टेटर जो पार्ट घूमता नहीं है, स्थिर रहता है, तो इसलिए उसे स्टेटर बोलते हैं। उसमें बाइंडिंग होती है सिंगल फेज की, ठीक है। और दूसरा होता है रोटर, जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी रोटर होता है, वैसा ही रोटर होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, मेन पार्ट तो हमने बता दिया आपको। अच्छा, मेन पार्ट की लिस्ट आप लंबी कर सकते हैं एग्जाम में या इंटरव्यू में, कैसे भी, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया स्टेटर और रोटर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर भी होता है। फर्क क्या है कि हर मोटर में सिंगल फेज में कैपेसिटर नहीं होता। ये आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट तीसरे नंबर पे आकर के, ठीक है। अब उसे और आगे बढ़ो, जो हमने बताया था कभी टर्मिनल प्लेट, ठीक है ना, या टर्मिनल बॉक्स, जहां पे हम कनेक्शन के लिए, इनपुट के लिए जगह होती है। दूसरा हो गया दोनों साइडों में एंड प्लेट लगी हुई है, या उन्हें बेयरिंग हाउसिंग कह सकते हैं, जिनमें बेयरिंग फंसे होते हैं, है ना। और जो रोटर है उसकी सापट में वो बेयरिंग लगे होते हैं। तो लिस्ट आप बहुत लंबी बना सकते हैं, ठीक है। या उसकी सिंगल फेज मोटर की एक बॉडी भी होती है, कास्टिंग भी होती है, और आजकल लोग कुछ फैब्रिकेटेड बनाते हैं, कास्टिंग करके नहीं बनाते, कई तरह चीजें हैं। तो ये जो मेन पार्ट्स आप लिस्ट आप लंबी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेथड टू सेल्फ स्टार्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कुछ ऐसे तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिनसे मोटर हमारी वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं उसको भी आप इंट्रोडक्शन में ही रख लेना। जैसे सिंगल फेज थ्री फेज मोटर में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं ऐसी, जो हमें इसमें ये मेथड टू सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ रहा है, वो तो सेल्फ स्टार्ट थी। उसके पीछे वजह ये थी भाई कि उसमें थे थ्री फेज, और तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री, वो भी इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री। ये कभी बताऊंगा मैं आपको, जिनको पता नहीं है, जिनको पता है वो आगे बढ़े, है ना। 120 इलेक्ट्रिकली डिग्री तीनों फेज शिफ्ट रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब क्योंकि इसमें तो सिंगल फेज है, तो इसमें तो कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। और जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तब तक गाइस ये जो रोटर है हमारा, इसमें टॉर्क पैदा होगा ही नहीं। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ही हमने ये तीन मेथड आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इन तीन मेथड्स पे हम नंबर तीन पे, सॉरी तीन मेथड नहीं है, सीरियल नंबर है मेथड टू सेल्फ स्टार्ट। इसके ये चार मेथड हैं, जो मैंने ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, लेकिन एक बार मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहला है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब आप समझ गए होंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो पंखा हो, बिजली की मोटर हो, हर एक में एक इतना बड़ा सेल सा लगा रहता है, वही कैपेसिटर है, और हर मोटर में लगा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन एक भ्रम मैं आपका खत्म कर दूं, तोड़ दूं, कि हर मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ नहीं होता। तो फिर वो मोटर कैसे स्टार्ट होती हैं, उस पर भी बात करेंगे अभी। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, और जैसे ही मोटर 75 टू 80% अपनी टोटल स्पीड का कवर कर लेती है, तो क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, किसमें, कैपेसिटर के लाइन में, और उस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर क्यों करता है,
देखिए कैपेसिटर से क्या होता है, एक तो हमें टॉर्क मिल जाता है और अच्छा खासा हाई टॉर्क मिलता है, जिससे मोटर एकदम घूम जाती है। मान लो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो पानी तो उसके अंदर भरा हुआ होता है, अगर वो टॉर्क नहीं लेगी मोटर तो आपका पंप घूम भी नहीं पाएगा। एक बार घूम जाए तो ठीक है, रुकेगा भी नहीं। तो उसमें क्या होता है, कैपेसिटर में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है और जैसे 75 टू 80% वो अपने टोटल स्पीड को कवर करती है, टोटल स्पीड का, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा वो कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारी मोटर के सर्किट से। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं, डिस्कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? जब मोटर हमारी स्टार्ट हो गई, चल रही है, तो उसे डिस्कनेक्ट करने की जरूरत क्या है? अननेसेसरी उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया, वो भी कॉस्टिंग है, ठीक है ना। हाँ, उससे हमें फायदा ये होता है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल के मेन 3 ही लोड होते हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। तो वो कैपेसिटर है तो क्या है, वो कैपेसिटिव लोड है। तो उस कैपेसिटिव लोड को जब हम हटा देते हैं, बस हमने स्टार्ट तो किया, उसकी हेल्प ली और फिर उसका हमारा कोई काम ही नहीं है, भैया साइड हो जा, ठीक है। उससे फायदा ये होता है, हमारे जो मोटर है उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। शुद्ध भाषा में कहें तो आपके घर का बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि कैपेसिटर लोड तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। इसमें क्या होता है, इसमें दो, मैं कुछ एक बात बताऊं आपको, मैंने थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, एक चीज मेरा मन नहीं मान रहा, मैं आपको हाथ की हाथ समझाता चलूं, अलग से मैं क्या बताऊंगा आपको। देखो, ये सप्लाई है हमारी फेस और ये हो गई हमारी न्यूट्रल, ठीक है। अभी मैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि 2 कॉइल होती हैं, एक तो होती है स्टार्टिंग कॉइल और एक होती है रनिंग कॉइल। ये कॉइल कहीं भी बना सकते हो आप, ठीक है, और कहीं भी बना सकते हो। अब इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, मान लो ये स्टार्टिंग कॉइल है, ये रनिंग कॉइल है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ आर सी लिख रहा हूँ, यानी कि रनिंग कॉइल, राइट। तो ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग कॉइल है, मैं इसमें एस सी लिख देता हूँ, स्टार्टिंग कॉइल है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है स्टार्टिंग कॉइल के साथ, ठीक है, इस तरीके से, और ये सर्किट हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है और ये चला गया न्यूट्रल को और ये आ गया हमारा फेज को। कुछ समझ में आया बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्विच लगा रहता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। हर टॉपिक पे कितनी भी लंबी बात कर लो, है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये ऐस कर दे रहे हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सी एस रहेगा, सही, सी एस, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैंने आपको बता ही चुका हूं, जैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल सभी लोग जानते होंगे, अगर मैं बताने लगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल मोटा मोटा बता देता हूँ मैं, एक रस्सी में कोई वजन बांधे आप और फिर उसे आप घुमाएं, वो लटकी हुई रस्सी है, जैसे ही आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो वो जो रस्सी है एकदम खिंच जाएगी, यानी कि पत्थर या कोई भी वेट बाहर की तरफ भगने की कोशिश करेगा, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और रस्सी में एक तनाव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल स्विच में कुछ मैकेनिज्म लगा रहता है, जब वो घूमता है और करीब मोटर का 75 टू 80% जब मोटर घूमती स्पीड पे आती है, तो वो क्या होता है, उसमें वेट लगे रहते हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच से वो बाहर की तरफ भगते हैं और स्विच हमारा ऑफ हो जाता है। अदरवाइज मैं दिखाऊंगा, मेरे पास स्विच है तो मैं वो भी दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला वाला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर,
हमने कैपेसिटर से मोटर स्टार्ट की और कैपेसिटर अलग कर दिया। ठीक है। नंबर 2 पे आता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। इसमें भी 2 कैपेसिटर लगे रहते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। देखिए एक स्टार्टिंग कॉइल में लगा रहता है और एक ये हमारी रनिंग कॉइल है। ये कैपेसिटर आप यहाँ लगा दो या इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ, पर इसके लगना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया हमारा, ये हम कर देते हैं कैपेसिटर सी और रन, कैपेसिटर रन। ठीक है। और ये हो गया कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्विच हो गया और ये कैपेसिटर स्टार्ट। ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? कैपेसिटर स्टार्ट में, स्टार्टिंग कॉइल में जो कैपेसिटर लगा होता है वो ज्यादा पावर का होता है। ज्यादा पावर, इसकी जो हम पावर देखते हैं वो वोल्टेज वगैरह से नहीं, एक फैरेड होती है, फैरेड। ठीक है। तो ये माइक्रो फैरेड कभी आप देखना कैपेसिटर के ऊपर रीड करके, अलग अलग माइक्रो फैरेड के हिसाब से जो है उसका यूनिट है कैपेसिटर की, फैरेड में उसका यूनिट आता है। तो वो यहाँ पे जो लगा होता है वो हाई या ज्यादा माइक्रो फैरेड का होता है, और जो रनिंग कॉइल में होता है ये हमारा कम फैरेड का होता है लगा हुआ। तो इस कॉइल को, क्योंकि ये स्टार्टिंग कॉइल है, मोटर को स्टार्ट करना है और बहुत हाई टॉर्क चाहिए कि लोड पे भी हमारी मोटर क्या है एकदम स्टार्ट हो जाए, रुके ना, उसके लिए ये कॉइल लगी होती है। और ये हमारा क्या होता है, हाई माइक्रोफैरेड का, ज्यादा पावर का एक कैपेसिटर लगा रहता है। माइक्रोफैरेड याद ना रहे तो आप ज्यादा पावर का आप समझ लो। तो जैसे ही चलेगी तो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है और मोटर हमारी चलती रहती है। तो इसको कहते हैं हम कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। यानी कि मोटर हमारी कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट हुई और रन जो कर रही है वो भी कैपेसिटर के द्वारा ही रन कर रही है। तो इसमें क्या होता है, लोड पड़ने पे ये स्लो भी नहीं होती, और लोड अगर स्टार्ट करने से पहले लोड पड़ा हुआ है तो उस पर ये स्टार्ट भी हो जाती है। तो इस मोटर का इस्तेमाल भारी कार्यों में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। जहाँ पे लोड हर समय रहता है और ज़्यादा रहता है बड़ी मोटरों वगैरह में। और जो हमारी ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जो घरों में लगे रहते हैं, छोटे कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल होता है लेकिन इतना छोटा भी नहीं। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ये जो हमारी रनिंग कॉइल है इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये क्या होता है, ये मोटे तार से बनी होती है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं। तो मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो सर्किट होते हैं इनका क्या करो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों होता है कम? एक तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम रहते हैं और मोटे तार की बनी होती है ये वाली कॉइल स्टार्टिंग कॉइल के मुकाबले। ठीक है। तो इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो उसका रेजिस्टेंस भी कम है और कैपेसिटर की पावर भी कम है, तो नेचुरली मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और काम भी आपका बड़ा कर रही है। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। अब इसमें क्या है, इसके अंदर गाइस ये कोई भी कैपेसिटर लगा नहीं होता। ठीक है। इसके अंदर कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ नहीं होता, सिर्फ ये जो स्विच लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल, बस ये स्विच लगा होता है। देखो ध्यान से। ठीक है। इसको आप समझें, सिंगल फेज की मोटर है तो एक ही तो कॉइल है, उस कॉइल को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया और एक का कम, जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ। तो इस तरीके से जो हमारी करंट है वो दो हिस्सों में यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि दो हिस्सों में बढ़ गई करंट। और बढ़ती भी कैसे है, इस कॉइल को इस तरीके से मोटर में फिट किया जाता है कि ये कॉइल
में फ्लो होने वाली करंट, अगर मैं इसका नाम रनिंग IR कर दूं और इसका स्टार्टिंग यानी कि IS कर दूं, तो दोनों जो करंटों का डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिकल एंगल के हिसाब से वो करीब 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री के करीब होगा और कुल मिला के इतना एंगल जरूर होगा कि इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसमें कोई कैपेसिटर नहीं होता। अब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग कॉइल का, क्योंकि ये बारीक तार से बनी होती है और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी तो इसका मतलब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा होगा, यानी कि बिजली ज़्यादा खाएगा। यानी कि V=IR, जो हमारा वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, I×R के। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज ज़्यादा खाएगा। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच से इस कॉइल को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं और जो मोटर हमारी रन करती है सिर्फ इस कॉइल पे रन करती है। इन मोटरों में कोई कमी होती है, जैसे इनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, जिसके है ना स्टार्टिंग कम होता है, और जो हमने ऊपर जो दो मेथड्स पढ़े हैं इनके मुकाबले इनकी इफिशियंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि भारी कामों के लिए इनका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, एक चौथा है मेथड हमारा शेडेड पोल मोटर। ये नाम हो सकता साहब आपने पहली बार सुना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई कैपिटल लगा हुआ नहीं होता। आपने देखे होंगे, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं बहुत छोटा था उस समय पे एक सिन्नी का पंखा आता था। छोटा जरूर था लेकिन मुझे इतना पता था कि इसमें वो लट्टू सा क्यों लटका हुआ नहीं, सेल सा उसमें था ही नहीं, क्योंकि वो जो मोटर थी वो शेडेड पोल टाइप थी, उसमें कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं था। अब हम आपको ये बता दें कि शेडेड पोल होते क्या हैं। शेडेड पोल क्या होते हैं ये आप देख लो। उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो जाता है। देखिए, ऐसे मोटर के लिए बहुत जरूरी है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का बनना। तरीके आप ना कुछ भी आजमाओ, 4 तरीके तो मैंने बता ही रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करना गाइस। देखो, मान लो ये हमारा है रोटर और ये है हमारा स्टेटर। यहाँ तो बात क्लियर है। अब इसमें मान लो ये सपोज 4 पोल की मोटर मान लेते हैं हम इसे। ठीक है, या 2 पोल की आपको समझाने के लिए बेकार लफड़े में क्या पढ़े, चलो इतने पोल काफी हैं। ठीक है, हमारा काम चल गया नॉर्थ और साउथ, ये 2 पोल हो गए हमारे। ओके, हमें भाई हमें भी सुकून मिल नहीं रहा इससे, चलो ऐसा कर देते हैं। ठीक है, बनाते हुए बड़ा आलस सा होता है, क्योंकि इतने बढ़िया इतना जल्दी हाथ से बनाना मुश्किल होता है। मैं तो अक्सर डायग्राम पहले बना लेता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है हमें। ठीक है साहब, अब ये हमारा हो गया स्टेटर। इसके अंदर ये बाइंडिंग है, ये पोल मैंने बना दिए हैं, ऐसे पोल ना होकर के। ठीक है, इसमें स्टेटर है तो इनमें बाइंडिंग होती है, पोल वही बनते हैं नॉर्थ और साउथ। अब मैं शेडेड पोल क्या होता है, इसमें एक क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे करके जो हमारा ये पोल है इसको हम यहाँ पे एक ग्रुप बना देते हैं। इस तरीके से ग्रुप बन गया। ऐसे ही सारे एक ही डायरेक्शन में ग्रुप बन जाते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से तो चारों में ध्यान रहे कि डायरेक्शन एक ही होती है। ठीक है, इस तरीके से, और इसका यहाँ बन जाएगा, ये हो गया हमारा, ये कट लग गया इस तरीके से। अब इस कट के अंदर क्या होता है कि एक कॉपर का रिंग, जैसे हम हाथों में छल्ला पहनते हैं ना,
इस तरीके से एक कॉपर का रिंग इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे सब में एक कॉपर का रिंग पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक कॉपर का रिंग पड़ जाता है यहाँ पे सब में, एक कॉपर का रिंग इसमें डाल देते हैं। अब ये जो कॉपर का रिंग है एक तरह से ये फील्ड बाइंडिंग का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये फील्ड बाइंडिंग का काम करता है और जो फ्लक्स इसमें पैदा होता है तो उसकी डायरेक्शन भी हमारी क्या हो जाती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स में एक पैदा हो जाता है। किसकी वजह से? ये जो हमने रिंग डाले हैं इसके अंदर कॉपर के, तो इसी को कहते हैं हम शेडेड पोल टाइप, है ना, क्या है? शेडेड पोल टाइप मोटर। और ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया रोटर। ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ ये हमारे कंडक्टर हैं, ये कॉपर के वो है ना कंडक्टर होते हैं, जो मैंने बात करी है कई बार, जो हमारे रोटर होते हैं, जिसे स्क्विरल के, है ना, रोटर भी बोलते हैं उन्हें। तो इस तरीके से लगे होते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और बिना कैपेसिटर के ये मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें भी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं। अच्छाई ये है कि इसमें कैपेसिटिव लोड नहीं है, तो इसका मतलब इसका बिजली बहुत कम फूकेगी, है ना, कम खर्चा आएगा इसको, जो रनिंग कॉस्ट होती है। अब प्रॉब्लम क्या है? इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी बहुत कम होता है। समझ गई बात? स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? बहुत कम होता है और ये ज़्यादा लोड नहीं लेती। इनका इस्तेमाल छोटे कामों के लिए किया जाता है, जैसे फैन वगैरह। मैं आपको बता दूं जो सबसे वाला है, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे घरों में लगे हुए सीलिंग फैन। उसमें कैपेसिटर लगा होता है और कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, ठीक है। मगर जो हमारी और थोड़ी बड़ी मोटर होती हैं उनमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो होता है लेकिन कैपेसिटर नहीं होता। वो सिर्फ उस कॉइल को, खास तौर से ये जो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर है इसमें कैपेसिटर तो होता ही नहीं है, सिर्फ जो कॉइल है, स्विच तो लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल, उस कॉइल को डिस्कनेक्ट करने के लिए। मैंने कहा था ना जो स्टार्टिंग कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और कई बार तो हमें क्या होता है अलग से उसमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। स्टार्टिंग कॉइल होती है उसके सीरीज में, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें पैदा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये चारों मैंने बता दिए, इसका मेथड टू सेल्फ स्टार्ट, ये 4 मेथड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा ये मुझे भी नहीं पता है, ये मुझे किताब में देख के पता लगेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों आप इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार।